क्या लोकल मुद्दे हावी होंगे या राजनीतिक परिदृश्य देखा जाएगा या जो उठक पटक चल रही है उसको देखा जाएगा? किस प्रकार से देखेंगे आप? क्या जनता का मन है इस समय? इसको अनदेखी कहें या मुझे लगता है कि पार्टी की प्राथमिकताएं कहें, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, बड़े नेताओं की एक तरह से फिर से यहाँ उपयोगिता का और एक तरह से सूटेबिलिटी का सिद्धांत आता है और प्राथमिकताओं की बात आती है। तो कहीं ना कहीं उनका पूरा ठोक बजा के उनको देखा गया है पार्टी के स्तर पे कि कल को अगर मेयर बनाना पड़ा तो इन्हीं में से कोई ना कोई मेयर बन जाएगा। पार्टी इसमें आती है, दूसरी कौन सी आती है, उसका विधानसभा चुनावों से लेकर जोड़कर देखा जा रहा है। कैसे लगता है आपको, क्या होगा? क्या विधानसभा पे इम्पैक्ट नहीं डालेंगे? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी है। अभी असली सेमीफाइनल तो आना है। जो धर्मशाला के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं किनारे पे नजर आ रहे हैं। इस तरह नवनीत भाई ने बताया कि जो मूल मुद्दे हैं, आप देखिए मैक्लोडगंज की कनेक्टिविटी बहाल जो है, वो बड़ी गाड़ियां अभी भी बहाल नहीं। लेकिन बात जो नवनीत भाई ने कही, मरीज पूरी तरह खामोश है। वो जिसके लिए चुनाव हो रहा है वो पूरी तरह खामोश है। मैंने कई जगह देखा है 60 60 80 80 100 100 लोगों की नुक्कड़ सभाएं बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। यानी लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, जो बहुत चुनौती की बात है। हालांकि परिणाम बताएंगे कि इसका परिणाम क्या है, लेकिन जनता की उदासीनता बता रही है कि लोग कहीं ना कहीं दोनों दलों के वादों से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये बहुत ही नजदीकी चुनाव होता है। इसमें हालांकि कैडर वोट होता है, लेकिन जो उम्मीदवार है उसका रसूख, उसका व्यवहार, इन सब चीजों पर भी कहीं ना कहीं दांव लगा होता है। तो अकेले पार्टी नहीं, बल्कि उम्मीदवार की छवि, उसका बैकग्राउंड, ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। समाज से भी अतुल भी खड़े हैं, वो कितनी चुनौती पेश करते हैं, ये भी अपने आप में एक। हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट पंकज जी और दैनिक जागरण के संपादक नवनीत शर्मा जी। एक डिस्कशन फोरम हम यहाँ पर आज करेंगे। हिमाचल के अंदर जो है नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव जो है वो होने वाले हैं, उसको लेकर एक परिचर्चा हम यहाँ करेंगे। और किस प्रकार से ये चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में क्या गतिविधियां हो रही हैं। लेटेस्ट अपडेट एक अभी का और आया है हमारे पास कि भाजपा के चंबा के जो विधायक हैं जनक राज जी, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी करी नगर निगम चुनावों के बीच में। प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं उसको ऑब्जेक्ट किया है। वो एक नया अपडेट है अभी लेटेस्ट हमारे पास। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं धर्मशाला नगर निगम चुनाव। धर्मशाला नगर निगम चुनावों की अगर हम बात करें तो धर्मशाला नगर निगम चुनावों में इस बार एक नई बात जो है सामने आई है। वो बात ये है कि भाजपा ने जो है पुराने चेहरों को टिकट नहीं दिए, नए चेहरे वहां लाई है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने धर्मशाला नगर निगम चुनावों को लेकर जो है एक नया मुहिम छेड़ा है, विकास के मुद्दे पे बात कर रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो नगर निगम चुनावों में धर्मशाला में चल रहा है वो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी को लेकर बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि स्मार्ट सिटी का रेलिवेंस जो है वो धर्मशाला के चुनावों में कैसे स्मार्ट सिटी और नगर निगम एक चीज है या वो अलग अलग चीजें हैं। इस बात को लेकर जो है अभी हम एक परिचर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉल करूंगा पंकज जी को। पंकज जी, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो जो ये नगर निगम चुनाव है जिसके लिए कल वोटिंग है, तो इस बार सबसे अहम बात यह है कि मुझे लगता है कि भले ही मुकाबला कांग्रेस वर्सेस भाजपा नजर आ रहा हो, लेकिन ये मुकाबला कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा की अंदरूनी लड़ाई का मुकाबला है। इस समय कांग्रेस को भाजपा से डर नहीं है और भाजपा को कांग्रेस से डर नहीं है। अगर डर है दोनों दलों को, तो अपने आंतरिक कहीं ना कहीं जो भीतरघात जिसे कहते हैं, लगता है कहीं ना कहीं भीतरघात होने की आशंका दोनों दलों को है। काफी स्तर पर पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस भाजपा में बगावत देखने को मिल रही है, जिसका असर इन चुनावों के परिणामों में नजर आएगा। अगर मैं धर्मशाला की बात करूं तो यहाँ कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और भाजपा जो है वो बराबरी के पलड़े में नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और लेकिन सबसे अहम बात है कि यहाँ पे जो बागी खड़े हैं, कुछ एक बागी जो है
बहुत प्रभावशाली, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे के पूरे सत्ता संतुलन में बागियों की भूमिका परिणाम के बाद कहीं अहम ना हो जाए, और उस दौर में कांग्रेस और भाजपा दोनों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि चुनावों में दोनों दलों ने जोर लगाया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेके जयराम ठाकुर से लेकर के अनुराग शर्मा, सभी लोग जो हैं वो सड़कों पे नजर आए, लोगों से वोट मांगते नजर आए। पूरी सरकार जो है वो गली गली में घूम रही थी। तो इन चुनावों में जो है वो सबसे बड़ा है मुद्दा जो है दोनों दलों के लिए भीतर घात जो है सबसे बड़ी लड़ाई है। मुझे लगता है कांग्रेस को भाजपा से, और भाजपा को कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती दोनों दलों के लिए जो बगावत है उससे निपटना है। पंकज जी, बात करें तो कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा का भी एक प्रमुख रोल जो है इन चुनावों में माना जा रहा है। जयराम ठाकुर यहाँ पर हैं, अनुराग ठाकुर यहाँ पर हैं, बिंदल कहीं नजर नहीं आए, और भाजपा के कुछ लीडर्स जो हैं वो भी यहाँ पर एक जो है उठाकर बैठे हैं। क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने के मामले में भाजपा बहुत प्रोफेशनल है। वो किसी भी स्तर का चुनाव लड़ती है, पूरी प्लानिंग से लड़ती है ना, कि बिंदल जी तो सोलन में फंसे हुए हैं, इसलिए बिंदल जी पूरे प्रदेश में की नाक का सवाल सोलन बना हुआ है, इसलिए वो सोलन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी मुख्यतः मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। हालांकि RS बाली पहले प्रभारी बनाए थे, निजी कारणों से हट गए, चंद्र कुमार जी आए, लेकिन कांग्रेस की उतनी गतिविधियां नजर नहीं आई। लेकिन भाजपा लगातार रोज कोई ना कोई टीसी करती थी, जयराम ठाकुर से लेकर के काफी नेता यहाँ भाजपा के नजर आए। और भाजपा का रिकॉर्ड भी है, ट्रैक रिकॉर्ड भी है, कि जब भी वो चुनाव लड़ती है पूरी तैयारी के साथ लड़ती है। हालांकि कांग्रेस में आखिरी दौर में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपनी हाजिरी भरी, लेकिन केरल दौरा तय होने के चलते वो तय जनसभाएं नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे सुधीर शर्मा जो है वो एक बड़ा चेहरा है। सुधीर शर्मा ने पूरी बागडोर अपने हाथ में संभाल के रखी थी, और इसीलिए जो है वो जो प्रत्याशियों का चयन हुआ उसमें पूरी भूमिका जो है सुधीर शर्मा की बड़ी निर्णायक रही है। इसलिए वो निशाने पे रहे हैं। कुछ बागियों ने यहाँ तक कहा है कि वो पुरानी भाजपा को पीछे कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को ला रहे हैं, लेकिन कुल मिला के चुनावों में ऐसा होता ही है, सबको खुश नहीं रख सकते हैं। दूसरे देवेंद्र जग्गी के लिए काफी बड़ी चुनौती है ये चुनाव, क्योंकि वो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और एक बार फिर से उन्हें मौका है खुद को स्टैब्लिश करने का। यदि वो ये मौका चूकते हैं तो उनकी आगे की राहें मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इन चुनावों का परिणाम जो भी हो इसका प्रदेश सरकार पर उतना बड़ा असर पड़े ना पड़े, लेकिन सुधीर शर्मा और देवेंद्र जग्गी दोनों की साख पर सीधे तौर पे असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस और भाजपा में भी अंतर्विरोध है, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं देवेंद्र जग्गी और सुधीर को भी उठाना पड़ सकता है। नवनीत जी, मैं आपका रुख करूंगा। क्या कहते हैं आप धर्मशाला की गतिविधियों को देखकर? अगर हम बात करें तो जो चुनाव है वो कहीं लोकल चुनाव ना लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनाव के तौर पे देखा जा रहा है। जी शशि जी, पंकज जी ने तमाम बातें बहुत अच्छे ढंग से कह दी हैं, और आपने भूमिका इसकी तमहीद भी बहुत अच्छी बांधी। सबसे बड़ा संकट देखिए ये है शशि जी के जैसे शिक्षा विभाग है ना, तो उसको हमने मान लिया केंद्रित सिर्फ टीचर्स तक, उनकी ट्रांसफर्स तक और स्कूलों की संख्या तक। हम छात्रों तक नहीं पहुंच पाए। ये कोई भी सरकार हो उसका यही रोना रहा। इसी तरह जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो फिर हम आता है कि यहाँ इतने डॉक्टर, वहाँ इतने डॉक्टर, और डॉक्टरों की दिक्कत, पैरामेडिकल की दिक्कत, मरीज की बात कोई नहीं करता। इसी तरह अब ये चुनाव जो है लोकल बॉडीज का, खासतौर पे MC का, इसका सबसे बड़ा संकट ये है कि इसका हम लोगों को एक ऐसी हमारी कंडीशनिंग हो गई है कि हम सिर्फ इसका पॉलिटिकल एंगल देखते हैं, और वो पॉलिटिकल एंगल देखना जरूरी है, लेकिन जिस कॉज के लिए ये इलेक्शन होता है उस पे कोई बात नहीं करता। आप मुझे बताइए कि क्या धर्मशाला शहर में फुटपाथ पूरे हैं? क्या धर्मशाला सीवरेज की समस्या से मुक्ति पा चुका? क्या यहाँ स्ट्रीट लाइट्स माकूल हैं? क्या यहाँ पेयजल की किल्लत नहीं है? ये जो सारी बातें हैं, ये ठीक है कि जग्गी जी का, सुधीर जी का आपस में इनका एक तरह से इकबाल कसौटी पे है,
और भाजपा कांग्रेस, ये बात भी बिल्कुल वेल टेकन है पॉइंट पंकज जी का कि भाजपा बहुत संगठित होकर चुनाव लड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि जिन मुद्दों पे इनको राजनीति करनी है, आप कांग्रेस का संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए, आप भाजपा की चार्जशीट उठा के देख लीजिए, जिस बात के लिए चुनाव हो रहा है वो संकल्प पत्रों में भी है, वो आरोप पत्रों पे भी है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन पिछले कई वर्षों से कितनी हुई, इस पे कोई चर्चा नहीं है। और जो इतना बड़ा, इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी का, उसको हमने कौन से प्युंगल नाले में दफन कर दिया है, बहा दिया है, उस पे कोई चर्चा नहीं है। आधुनिक प्रणाली से पानी दिया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, सिंपल पानी नहीं आ रहा, आप पुरानी पद्धति से ही पानी दे दो, लेकिन पानी तो दे दो। आधुनिक पद्धति क्या होती है ना? ये हम पत्रकारों में भी दोष है कि हाईटेक बसें क्या होती हैं? क्या वो उड़ के जाएंगी कभी? या हाईटेक प्रणाली, चुनाव की हाईटेक प्रणाली क्या है कि मतदाता मतदान केंद्र में जाके ऐसे आंख दबाएगा और उसका वोट कास्ट हो जाएगा। तो ये जो मूल मुद्दे हैं, वो धर्मशाला की पीड़ा जो है ना, वो इन बड़े बड़े पोस्टरों, इन होर्डिंग्स, और ये जो पॉलिटिकल एक तरह की वाइट वॉशिंग है, उसमें कहीं ना कहीं वो खो जाते हैं। बात इसी पे आ जाती है कि इतनी सीटें उसको, इतनी सीटें उसको, और धर्मशाला वहीं का वहीं, सेठ धर्मदास की जो धर्मशाला है वो धर्मशाला ही रहती है। कोई भी बाहर से आके यहाँ बस जाता है, लेकिन धर्मशाला के दुख, धर्मशाला की पीड़ा बरकरार रहती है। जी। अगर और हम बात करूं मैं आपसे, तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो है और धर्मशाला के अंदर जो है वो बहुत पूर्ण रूप से जो है उठाया जा रहा है। वो बात ये की जा रही है, केंद्र सरकार का पैसा स्मार्ट सिटी से आया, लेकिन नगर निगम जो धर्मशाला का था उसमें जो मेयर है 2.5 साल के लिए भाजपा का रहा, 2.5 साल के लिए कांग्रेस का रहा। इन प्रिपरेशन के आरोप जो है, प्रत्यारोप जो है, पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं। एक और बात, धर्मशाला चुनाव को लेकर हम कहें तो हमारे पत्रकार बंधु भी इस चुनाव में उतरे हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक छवि वहां बनाई गई है। वुमेन पार्टिसिपेशन भाजपा ने अच्छा दिया है इस बार चुनावों में, नए चेहरों को उतारने की उन्होंने कोशिश की है। नवनीत जी, किस प्रकार से आप उसको कहा कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है इसके अंदर दिखी है, और जी। कहीं ना कहीं नए चेहरों को भाजपा ने उतारा है, भाजपा की जो एक पॉलिसी थी। और धर्मशाला के अंदर एक बात जो लोगों के बीच में बहुत सारी उठ रही है, वो पुरानी बीजेपी न्यू बीजेपी, और कुछ लोग जी। तो ऐसे भी कहते सुने गए कि ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, ये कांग्रेस कांग्रेस का है, कि उधर भी कांग्रेस है उधर भी कांग्रेस है। ये लोगों का भी कैसे देखते हैं नवनीत जी, क्या लगता है आप उस चीजों को? नहीं, उस पे तो बहुत अच्छा इशारा पंकज जी ने पहले ही कर दिया कि खतरा बाहर से नहीं है, खतरा सामने से नहीं है, खतरा अपने अंदर से है। और कहीं ना कहीं सुक्खू जी जो बात कहते हैं कि इतने प्रकार की, वो भाजपा के प्रकार गिनाते हैं, उसके आकार गिनाते हैं, वो बिल्कुल वो पब्लिक डोमेन में है चीजें। इसी तरह सुधीर शर्मा जी वाली जो कांग्रेस, सॉरी, भाजपा स्थिति है, वो उसका इकबाल भी कसौटी पे है, भाजपा का अपना इकबाल कसौटी पे है। जहां तक नए चेहरों की बात है, बहुत अच्छी बात है, नए चेहरे आने ही चाहिए। ये कोई जागीरदारी तो है नहीं एमसी का इलेक्शन लड़ना या किसी भी तरह का इलेक्शन लड़ना कि पुराने ही चेहरे आए। लेकिन वो उपयोगिता का जो सिद्धांत होता है, सूटेबिलिटी का जो प्रिंसिपल होता है ना, कि जिस जिस दे हथें डोई तिद्दा सब कोई, वो वाला प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं काम करता है कि किसकी बात सुनी जानी है, किसका धन बोलेगा, किसका मयार बोलेगा, और किसका क्या बोलेगा, उस सब को देखते हुए वो फिर छोटे कमान, मध्यम कमान, आला कमान सब इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो वो एक तरह से सूटेबिलिटी, खर्च का गणित, वो सारा कुछ, वो सब कुछ होता है। लेकिन इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो है ना, वो उसमें तो मूल दिक्कत ये है, देखिए, बात करने को हम भी ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिकली ये होगा, पॉलिटिकली वो होगा, लेकिन वो ऐसे होगा जैसे हम किसी का सर दर्द होने पे सीधे उसको सेरिडॉन दे दें
या कोई और दवाई दे दें, लेकिन हम उसके रूट कॉज तक न जाएं कि धर्मशाला की ये प्लाइट हुई क्यों है। धर्मशाला स्थिति में अब भी जो चीजें पूरी नहीं हो सकी हैं, देखिए इतना बड़ा मैच, इतने बड़े मैचेस यहाँ होते हैं, दलाई लामा जी का ये शहर है, ठीक शिमला के बाद सबसे ज्यादा लोग इधर आते हैं, और फिर हम वहाँ एक ढंग की पार्किंग ना दे पाए, और फिर कई तरह की चीजें जो अभी तक एमिनिटीज में हम लोग लैग करते हैं। हम मैं तो ये कहता हूँ कि पैदल चलने की जगह मुझे बता दीजिए आप, और जो ये चिकन नेक केक बनता है कोतवाली बाजार में, इन मुद्दों पे कौन डिप्टी कमिश्नर बात करेगा, कौन एडीएम एसडीएम इसको देखेगा, कौन से पत्रकार इन विषयों को उठाएंगे? वो असली असली मुद्दे वो कब होंगे सर? मेरा कंसर्न ये है। जी मैं आपकी तरफ मुड़ूंगा और कहीं ना कहीं एक बात जो है यहाँ पर और धर्मशाला के चुनावों को लेकर जो है वो देखने को मिल रही है। एक ही परिवार से कैंडिडेट दे दिए गए, बहुत मुद्दा ये उठा देवरानी जेठानी। कैसा लगता है आपको? वैसे तो वो शरीकचारी वाला रिश्तेदारी है, लेकिन क्या दोनों पार्टीज में लोकल चुनाव में इस तरह का कोई सेंसिटिविटी इशू है? क्या वो किस मुद्दे को देखकर वो जो है टिकट यहाँ आवंटन किया गया होगा दोनों पार्टीज के द्वारा? पत्रकार वहां पर टिकट्स में आए, कुछ पुराने चेहरे भी वो आए। उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मेयर और डिप्टी मेयर का ही टिकट काट दिया। वो लोग भी अभी भी जो है मेयर और डिप्टी मेयर जो है चुनाव को लेकर जो है अपने आजाद रूप से वो खड़े हो गए। एक और समाज सेवी हैं धर्मशाला के अंदर, बहुत फेमस हैं, बहुत सारी पत्रकार वार्ताएं करते हैं, लोगों के मुद्दों को उठाते हैं। वो भी आजाद तौर पर जो है चुनाव के अंदर खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं एमसी की बात अगर मैं करूं तो एमसी ने कुछ लोगों को नोटिस भेज दिया कि चुनाव सामग्री जो लगा रहे हो उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पंकज जी क्या कहते हैं आप? कि मुझे लगता है नियम तय है इसमें तो, कि नगर निगम एरिया में कोई भी आप अगर इश्तिहार लगाते हैं, वो एक्ट में प्रोविजन है, उसके आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ये कोई नया मुद्दा नहीं है मुझे लगता है। लेकिन हाँ, नगर निगम थोड़ा इस बार उसने अपने जो है वो ताकत दिखाई है, तो इसलिए थोड़ा बुरा लगा। निश्चित तौर पे अगर हमने शहर को गंदा करना है तो उसकी कीमत चुकानी चाहिए, और वो जरूरी भी है, और मापदंड सभी के लिए इसके लिए बराबर है। बाकी आपने कहा देवरानी जेठानी, वो मामला वो खबरों के लिए अच्छा हो सकता है। राजनीति देखे तो राष्ट्रीय स्तर से लेकर निचले स्तर तक जो है वो कई परिवार जो है वो अलग अलग विचारधारा में बटे होते हैं। कई जगह तो पति और पत्नी भी हमने खड़े हुए देखे हैं। और पत्रकार भी निश्चित तौर पे उतरे हैं। मेरे उनसे कल परसों ही मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो वो पहला इंटरव्यू था, क्योंकि वो पत्रकार ही हैं। अभी भी उनको राजनीति का वो सलीका नहीं आया। जब मैंने बात की तो मैंने वही कहा कि अभी भी राजनीति का रंग इनको चढ़ना बाकी है, लेकिन बहुत आखिरी मौके पे वो मैदान में उतरे हैं। और देखना है कि देखते हैं कि अकेले कमल का फूल और सुधीर के सहारे उनकी नैया कितनी पार लगाई जाती है। क्योंकि खनियारा जो है ना, वो पॉलिटिकल पावर सेंटर रहा है धर्मशाला का। वहां से मूलाजपादा विधायक रहे हैं, किशन कपूर जगह दिग्गज वहां से रहा है, विधायक, एमपी, मंत्री। तो कुल मिलाकर के जो पॉलिटिकल साइंस है खनियारा की, बहुत जबरदस्त है। और एशिया की सबसे अमीर पंचायत होती थी एक दौर में, और सबसे ज्यादा वोट वहां है, लगभग 3,000 से ऊपर वोट वहां पे है। सबसे अधिक वोट खनियारा में, और मर्ज एरिया है। इन चुनावों में मर्ज एरिया का मुद्दा बहुत बड़ा है कि जो एरिया मर्ज किए गए थे, क्या उनकी मर्ज भी दूर हुई है? उनको जो जो लुभावने वादे दिखाए गए थे कि आपको स्मार्ट बनाएंगे, आप नगर निगम में आके आपको ये सुविधा मिलेगी, अब वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनको यहाँ तक कि अपने घर में रहने का किराया देना पड़ रहा है, जो हाउस टैक्स लग रहा है। तो कई मुद्दे हैं इन चुनावों में। सबसे बड़ी बात जो नवनीत भाई ने बोली कि हर आदमी ने अपना अपना, कुछ ने आरोप पत्र जारी किया है, किसने दृष्टि पत्र जारी किया है, लेकिन जनता तक वो नहीं पहुंचा है, मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहा है। और पिछले 20 सालों में यही दोनों दल है जिन्होंने यहाँ पे राज किया है, लेकिन उनकी पैर चाल लेने देखिए वही है। उत्पात, वही पार्किंग, वही आपकी क्या बोलते हैं स्ट्रीट लाइट्स, वही सीसीटीवी कैमरे, वही महिलाओं के लिए सुरक्षा, वही मुद्दे हैं। लेकिन कोई इनसे सवाल तो पूछे कि 20 साल से आप लोगों ने राज किया है। और जहां तक स्मार्ट सिटी की बात है, तो सुधीर शर्मा एकमात्र वो चेहरा है जो स्मार्ट सिटी के लाने से लेकर के इसके इस अंजाम तक जिम्मेवार है। भले ही दल कोई भी हो, लेकिन धर्मशाला का जो चेहरा है वो सुधीर शर्मा ही रहे हैं। चाहे वो बतौर मंत्री रहे हो, नगर नियोजन मंत्री रहे हो, चाहे भाजपा के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, वो स्मार्ट सिटी के इस हालात की जिम्मेवारी से पीछे नहीं भाग सकते हैं। दल बदला हो, लेकिन जनता ने
जो विश्वास है वो सुधीर शर्मा पर ही जताया था, लेकिन साफ कहूं जनता के मुद्दे गायब हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती दोनों दलों के लिए ये है कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है, उम्मीदवारों में जोश है, लेकिन बात जो नवनीत भाई ने कही, मरीज पूरी तरह खामोश है। वो जिसके लिए चुनाव हो रहा है वो पूरी तरह खामोश है। मैंने कई जगह देखा है 60-60, 80-80, 100-100 लोगों की नुक्कड़ सभाएं बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। यानी लोग उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, जो बहुत चुनौती की बात है। हालांकि परिणाम बताएंगे कि इसका परिणाम क्या है, लेकिन जनता की उदासीनता बता रही है कि लोग कहीं ना कहीं दोनों दलों के वादों से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये बहुत ही नजदीकी चुनाव होता है। इसमें हालांकि कैडर वोट होता है, लेकिन जो उम्मीदवार है उसका रसूख, उसका व्यवहार, इन सब चीजों पर भी कहीं ना कहीं दाव लगा होता है। तो अकेले पार्टी नहीं, बल्कि उम्मीदवार की छवि, उसका बैकग्राउंड, ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। समाज से भी अतुल भी खड़े हैं, वो कितनी चुनौती पेश करते हैं ये भी अपने आप में एक, उसके लिए दोनों ही बराबर तौर पर जवाबदेह और जिम्मेदार है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कांग्रेस केंद्र को दोषी ठहरा रही है, वो पैसे नहीं दे रही है, जबकि भाजपा आ रही है, वो प्रदेश सरकार की नीतियों को दोषी ठहरा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो धर्मशाला के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं किनारे पे नजर आ रहे हैं। इस तरह नवनीत भाई ने बताया कि जो मूल मुद्दे हैं, आप देखिए मैक्लोडगंज की कनेक्टिविटी बहाल जो है, वो बड़ी गाड़ियां अभी भी बहाल नहीं हो पाई है, लेकिन कोई ये मुद्दा नहीं उठा पा रहा है। एक जो है यहाँ पे डंपिंग साइट है, वो 4 पहाड़ों के नाक को में दम करके रखे हुए, वो तक किसी के पास जो है वो कहीं पर भी जो है उस मुद्दे पर गौर नहीं फरमाया जा रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ना ही तो किसी ने खुली चर्चा जो है उम्मीदवारों से की, ना किसी ने कोई विजन किसी का पूछा है। अपने अपने स्तर पर राजनीति हो रही है और सभी दावे जता रहे हैं। और सबसे अहम बात कि सबसे बड़ी लड़ाई चेहरे की होती है। कल के बाद जनता जो है वो गौण हो जाएगी, उसके बाद हाईकमान का फोन आएगा, वही मेयर बनेगा, वही डिप्टी मेयर बनेगा, और जनता एक बार फिर से हाशिए पे किनारे नजर आएगी। नए खेल खेले जाएंगे, बहुमत किसी को मिलेगा, सत्ता कोई और संभालेगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए, चुनावों में इस तरह से राजनीति होना अपने आप में बहुत ही अलग है। पर ये चुनाव जो है बड़े स्तर पे इस बार जो है लड़े गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे जो हैं इनसे दूरी बनाए हुए हैं। नवनीत जी, आपके पास आऊंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा, कल जनता वोट के लिए अपने घरों से सुबह निकलेगी, एक मन जो है वो बनाकर अपने घर से वो लोग चलेंगे। लुभावने वादे दिख रहे हैं, शहर का हाल उनको पता है, रास्ते उनके वैसे हैं, सभी चीजें वहां पर उस तरह से हैं। क्या लगता है आपको, जनता के मन में क्या होगा? क्या लोकल मुद्दे हावी होंगे, या राजनीतिक परिदृश्य देखा जाएगा, या जो उठक पटक चल रही है उसको देखा जाएगा? किस प्रकार से देखेंगे आप? क्या जनता का मन है इस समय? अब देखें कि जनता का मन अगर किसी ने छुआ होता तब तो जनता अपने मन को संवेदित करती, किसी तरह संप्रेषित करती, शशि भाई। सबसे बड़ा संकट ही ये है कि जनता के मन की बात किसी ने नहीं सुनी है। और मैनेजमेंट में ना एक कई बार आता है कि हाइजीन फैक्टर्स, जैसे हाइजीन फैक्टर क्या होता है कि जैसे आप अभी हम तीनों बैठ के परिचर्चा कर रहे हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन कोई लग्जरी नहीं है, वो हाइजीन फैक्टर है, बेसिक फैक्टर है। कैमरा ऑन होना चाहिए, ये हाइजीन फैक्टर है। आदमी कोई जॉब करता है, उसको सैलरी मिलती है, वो हाइजीन फैक्टर है। जी। तो धर्मशाला की जनता का जो हाइजीन फैक्टर है ना सर, ये जंग ही हाइजीन फैक्टर के लिए है। क्योंकि जो एक सभ्य समाज में सुविधाएं होनी चाहिए आधारभूत, जब उनको लेकर के भी दृष्टि स्पष्ट नहीं है, और राजनीति दक्षिण पंथ की हो या किसी और पंथ की, वो वो एक तरह से प्राथमिक हो जाए और जनता की समस्याएं गौण हो जाएं, तो फिर जनता का क्या मूड बनेगा, आप खुद ही सोचिए। उसमें फिर फैक्टर्स प्ले करते हैं कि जैसे आदमी उस वक्त अपनी स्थानीयता को याद करता है। मेरे लिए क्या है मुश्किल, हमारे एक मित्र हैं प्रदीप सैनी, नाहन में वकालत करते हैं, उनकी बहुत अच्छी कविता है
जी। उसमें वो कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोल सकते हैं, आप मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोल सकते हैं, लेकिन जिस शहर में आप रहते हैं उसके मेयर या प्रधान या अपने वार्ड पंच के खिलाफ बोलने के लिए आपको बहुत साहस चाहिए। तो इसलिए होता यह है कि वो स्थानीयता के जो खतरे हैं ना, उसमें वो घृत चारा, शरीक चारा, पड़ोसगिरी, ये सब कुछ आता है। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 साल के बाद ये एक अवसर आता है, तो आदमी सुबह पक्का मन बना के जाता है कि आज मैंने पहाड़ गिराना है या पहाड़ को तामीर करना है, उठाना है। और एक चीज बोलता चलूं, जनता शायद संवेदित नहीं हो रही है, इसीलिए शांता कुमार जी जैसे बड़े लोगों को अब ये बोलना पड़ रहा है कि भी ये मेरा अंतिम चुनाव है। इसलिए चलो इसी बहाने, मतलब बात उनकी बिल्कुल ठीक है, वयोवृद्ध नेता हैं, बड़े सम्मानित हैं, लेकिन वो वो अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी इसको सेमीफाइनल मान रही है, पहले कांग्रेस नहीं मान रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी एग्री कर गए कि हाँ ये सेमीफाइनल ही है। देखिए, जब एक केंद्रीय छात्र परिषद के चुनाव होते थे, तब उससे अगर वो तो हर साल होते थे, तो अगर उसके रिजल्ट अगर कोई इशारा करते थे, तो ये चुनाव भी इशारा कर सकते हैं। लेकिन ये पार्टी या उसको लेके उतना नहीं होगा जितना स्थानीय अपने जो मैं अगर कोतवाली बाजार से या मैं प्युंगल नाले से पैदल जवाहर नगर होते हुए दाढ़ी रात को पैदल नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे 100 आवारा कुत्ते मिल जाएंगे, जिनको अब पशु प्रेमी लोग आवारा नहीं कहने देते, बेसहारा कहने देते हैं। जी। लावारिस तो बोल ही नहीं सकते, बहुत असंसदीय शब्द हो जाएगा। जी। तो अगर मुझे उन कुत्तों से खौफ है, मेरा नल मुझे आश्वस्त नहीं कर पाता कि कल सुबह उस पर पानी आएगा पूरा या नहीं आएगा, या सीवरेज जरा सी, मतलब पहली बारिश में ही सब रंग बिखर जाएंगे, एक बारिश के बाद अगर ये शहर की स्थिति होनी हो, तो मुझे लगता है कि आदमी जो रोज जिन चीजों को झेलता है, उन सबको ध्यान में रख के वोट करेगा, और वोट तो वो करेगा। जी। नवनीत जी, मैं एक थोड़ी सी हट के आऊंगा अब धर्मशाला से। धर्मशाला पे हमने एक परिचर्चा करी, हमें एक बात पता चली कि धर्मशाला में क्या चीज रहने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें तो धर्मशाला के साथ दो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और माने जाते हैं। आपने शांता जी की बात की, उसमें एक पालमपुर नगर निगम का चुनाव है, और दूसरा नगर पालिका कांगड़ा का चुनाव भी साथ में आ रहा है। तो ये दोनों चुनाव भी कहीं ना कहीं किस तरह से इम्पैक्ट डालेंगे? क्योंकि अभी अगर परिदृश्य को देखें तो मुख्यमंत्री पालमपुर तो पहुंचे, वहां पर उन्होंने जी। रैली की, बहुत सारी चीजें की, लेकिन नगर पालिका कांगड़ा का चुनाव थोड़ा ठंडा नजर आ रहा है। तो कैसे लगता है कि नगर पालिका पर जोर नहीं होकर सिर्फ पालमपुर या धर्मशाला पे ही कंसंट्रेशन है? अगर मैं इस लोअर हिमाचल की बात करूं, सोलन की बात अलग से हम फिर करेंगे, अलग से किसी परिषद में, लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ इस एरिया की, जो ये एडजॉइनिंग एरियाज हैं, तो कांगड़ा नगर पालिका में कोई बड़ा लीडर नहीं दिखा, बड़ी चीजें वहां पर नहीं दिखी, लेकिन खड्डे आज भी पड़े हैं, नेशनल हाईवे फिर भी नहीं खुला है, केंद्र और राज्य सरकार के आपस के दोषारोपण एक दूसरे पर चल रहे हैं। कैसा लगता है आपको, मतलब क्यों ऐसा अनदेखी कांगड़ा की हो रही है? इसको अनदेखी कहें या मुझे लगता है कि पार्टी की प्राथमिकताएं कहें, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, बड़े नेताओं की एक तरह से फिर से यहाँ उपयोगिता का और एक तरह से सूटेबिलिटी का सिद्धांत आता है और प्राथमिकताओं की बात आती है। तो हो सकता है कि कांगड़ा प्राथमिकता में ना हो, और जितनी प्राथमिकता में पालमपुर है या धर्मशाला है। तो ये तो उनके अंदर की बात है, लेकिन ये महसूस होता है कहीं ना कहीं कि वो कोई बड़ा इनके खास एजेंडे पे जो महत्वपूर्ण एजेंडा होता है उसमें है नहीं। वैसे भी एमसी के साथ उसका उसका कंपैरिजन करना मुझे थोड़ा सा ऑडियस लगता है। तो एमसी अपनी जगह है, और एक तरह से परिषद का चुनाव अपनी जगह है, और ये तो सीधा सीधा एक तरह से पार्टीगत, या आप कहें कि दलीय प्रतियोगिता है एमसी की, जहां तक बात है। तो इस तरफ ज्यादा ध्यान है, स्वाभाविक रूप से ज्यादा ध्यान है, सुखू जी का ध्यान धर्मशाला पे कुछ और ज्यादा है, वजह सबको पता है। और पालमपुर में क्योंकि आशीष बुटेल
जी के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, भवानी सिंह पठानिया थे, आशा कुमारी भी वहाँ पहुंची थी। पालमपुर पे पूरा ध्यान है, और पालमपुर पे बीजेपी का भी पूरा ध्यान है। वहाँ राजेश ठाकुर जी उनके कोऑर्डिनेटर हैं, जो गगरेट से एमएलए रहे हैं। और इस तरह से और भी बड़े नेता, जयराम जी वगैरह, सब लोग आए। तो यही है कि उस तरफ बड़े नेताओं का एमसी में ज्यादा ध्यान है, और ये जो परिषद है वो शायद उतना उनके एजेंडे में है नहीं। जी। पंकज, आपके पास आऊंगा 2 मिनट के लिए, और ये जानने का हम प्रयास करेंगे कि अगर मान लो भाजपा और कांग्रेस की आपस में एक ठनी हुई है, दावे दोनों तरफ हैं, विकास का मुद्दा, स्मार्ट सिटी का मुद्दा, लोगों की समस्याओं की अनदेखी की बात नवनीत जी ने करी कि लोगों की समस्याएं नहीं देखी गई, चीजें नहीं देखी गई, और एक वास्तविकता इन्होंने बताई है। क्योंकि मैं भी धर्मशाला में रहता हूँ और अक्सर ये हो जाता है कि मैं घर में लॉक हो जाता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से वो डॉग्स जो है आ जाते हैं और हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस समस्या की भी अनदेखी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर की गई है। लेकिन पंकज, एक बात और लुभावनी की गई है, ई चार्जिंग स्टेशन को लेकर बात कर रही है, रोड्स को लेकर बात कर रही जा रही है। शांता जी की बात इन्होंने करी कि शांता जी ने कहा मेरा आखिरी चुनाव है। क्या लगता है कि अब बड़े नेताओं को इन छोटे चुनावों में हर बार उतरना पड़ेगा, पंकज? देखिए, जहां भी सिंबल जुड़ जाता है पार्टी का, आपने कांगड़ा की बात की, कांगड़ा में पार्टी का सिंबल नहीं है, इसीलिए वहां से खुद से लेके जयराम ने दूरी बनाई। जहां पे हाथ और कमल आ जाता है वहां प्रतिष्ठा का सवाल बन जाता है और पार्टी पूरी तरह से कूद पड़ती है, क्योंकि खुल के आप आंकड़े दिखाते हैं। हालांकि कांगड़ा में एक परिवारों की लड़ाई है, शर्मा और वर्मा परिवार है, दोनों कांग्रेसी परिवार है, और काजल अक्सर दूरी बना के रखते हैं शहर से अपने विधानसभा चुनाव में। वहां के हालात कुछ और है। जहां तक नगर निगम की बात है, तो नगर निगम पालमपुर में जो है, पालमपुर में आशीष बुटेल ने अपनी ताकत बताई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को संगठित करके रखा है। ये उनका प्लस पॉइंट है। लेकिन त्रिलोक कपूर ने भी पूरा जोर लगा के वहां पे रखा है। वहां पे इस बार जो है कांटे की टक्कर है। हालांकि मुकाबला एक तरफा दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन चीजें इतनी आसान वहां नहीं है। और जहां तक आपने बात कही धर्मशाला की, तो निश्चित तौर पे ये जो वादे हैं, ये घोषणा पत्र है, ये सब जो है कल के बाद ना किसी पार्षद के हाथ में नजर आएंगे, ना किसी बैठक में चर्चा होगी। और परिणाम के बाद जनता के मुद्दे नहीं यही होगा कि मेयर कौन बनेगा, डिप्टी मेयर कौन बनेगा, सब अपने 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 लोग पटाने के चक्कर में रहेंगे। अगर गलती से निर्दलियों के हाथ में सत्ता आ गई तो उन्हें लुभाने के मुद्दे होंगे। तो मुझे लगता है कि विधानसभा में कभी भी घोषणा पत्र पूरे नहीं होते हैं, तो नगर निगम में हाथी की दांत है, ये खाने के और है, दिखाने के और है। लेकिन धीरे धीरे नगर निगम के चुनाव और कड़े होते जाएंगे, इतना जरूर बताऊंगा। आने वाले समय चुनाव और इससे ज्यादा आपको संगठित और ज्यादा कांटे की टक्कर देते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी छोटे हैं, 1,500 वोट वाले हैं, पंचायतें भी कुछ एक बड़ी है हमारे वार्डों से, तो अभी समय लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पे जहां पर भी सिंबल होगा वहां पे पार्टियां उतरेंगी, और उनके मुद्दे वही होंगे जिस तरह के विधानसभा के होते हैं, और सत्ता में आने के बाद सब शून्य। नवनीत जी, आपके पास आऊंगा आखिर में। पंकज जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, मेयर और डिप्टी मेयर की लड़ाई। अब ये मेयर और डिप्टी मेयर की लड़ाई की अगर हम बात करें तो धर्मशाला में तो सीट रिजर्व हो गई, जी। लोग कम हैं, रिप्रेजेंटेशन अलग है, और जो लोग भी हैं वो उतने एक्सपीरियंस लेवल पर नहीं हैं, नए लोग हैं। भाजपा आए या कांग्रेस आए, कहीं ना कहीं ये भी एक जंग जो है धर्मशाला के अंदर भी होगी, और पालमपुर के अंदर भी एक अलग समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। कैसे हम्म। देखते हैं आप? बुद्धिजीवी हैं, बहुत साहित्य भी लिखते हैं, राजनीति भी लिखते हैं, क्या क्या कहते हैं आप कि लोगों को एक बेंट ऑफ माइंड का मैसेज आप प्लीज दीजिए। नहीं, अब देखिए ना, इसमें मैं अब कहना बनता नहीं। जब जिन लोगों को उतारा गया है चुनाव में, तो कहीं ना कहीं उनका पूरा ठोक बजा के उनको देखा गया है पार्टी के स्तर पे कि कल को अगर मेयर बनाना पड़ा तो इन्हीं में से कोई ना कोई मेयर बन जाएगा। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि पार्टियां उनके लिए तैयार। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पंकज जी? मैं कह रहा हूं कि यहाँ मुख्यमंत्री फर्स्ट टाइम एमएलए को बना दिया जाता है, तो तो मोदी ये जी ने एक इसी नया पे जो आ रहा रास्ता था। है वो निकाला है। हाँ। तो ये तो मेरा बड़ी छोटा पद है, यहाँ तो कोई पता नहीं है कौन कहाँ मुझे किस स्तर वही पे याद आ आ रहा जाए। था कि मुझे वही याद आ रहा था। मुझे अचानक मोहन यादव याद आ गए।
भजनलाल शर्मा याद आ गए, और भी कई एग्जांपल्स हैं उस तरफ विजय से। विजय याद आ गया हमें, हाँ तमिलनाडु के हाँ, विजय बताइए। सुपरस्टार हमारे विजय। हाँ तो राजनीति में सब कुछ संभव है। आजकल राजनीति और पत्रकारिता में जो है ना, वो हम्म, ज्यादा वो नहीं रहा है, कोई बैकग्राउंड चाहिए या आपका कोई बहुत एकेडमी को कुछ चाहिए, कुछ नहीं है। आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था के हिसाब से हाँ आप दोनों में एडजस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल। चाहे और राजनीति हो चाहे पत्रकारिता बिल्कुल, हो। चाहे पत्रकारिता हो, और अगर आप पत्रकार राजनीतिज्ञों की तरह, अब ये एक तरह से मवाद कहें या एक तरह से ये अवगुण ये पत्रकारों में भी आ गया है कि अगर कभी आप गलती ज्यादा बताने लगे तो आपको ज्ञानी की उपाधि मिल जाती है। इसलिए सही कह रहे हैं इसलिए आप। ये सही कह रहे हैं अनुप जी। मतलब आमतौर पर हमने भी देखा है कि ज्ञान मत बांटिए, काम पर जी, ध्यान दीजिए। काम पर ये ध्यान ये दीजिए। ये एक शब्द जो है बहुत परिचर्चा में जो है वो चल रहा है। हम्म, हम्म, आखिर में एक सवाल जो है मैं पंकज जी से भी करूंगा और आपसे भी करूंगा। पहले मैं पंकज जी से पूछता हूँ। हम्म, पंकज जी देखो, बहुत सारी बात हमने करी, लोकल मुद्दों को लेकर हमने बात करी, निकाय चुनावों को लेकर हमने बात करी, नगर पालिकाओं पर, नगर परिषद, धर्मशाला, पालमपुर, कांगड़ा को लेकर, नेताओं की पृष्ठभूमि को लेकर बात करी। पंकज, अगर एक राजनीतिक पार्टी इसमें आती है, दूसरी कौन सी आती है, उसका विधानसभा चुनावों से लेकर जोड़कर देखा जा रहा है, कैसे लगता है आपको, क्या होगा, क्या विधानसभा पे इम्पैक्ट नहीं, डालेंगे? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत जल्दबाजी है। अभी असली सेमीफाइनल तो आना है। असली सेमीफाइनल की बात करूं तो तीन नगर निगम के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण आने हैं आपके सामने। एक ऊना का नगर निगम, ऊना का चुनाव आना है, नगर निगम हमीरपुर का चुनाव आना है आपके सामने, और नगर निगम शिमला। आपको बता दूं, एक राजधानी का चुनाव है, एक मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का चुनाव है, और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के गृह क्षेत्र का चुनाव है। सेमीफाइनल वो होगा। थोड़ा शोर डालने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए इन परिणामों से अपनी पीठ आप थपथपा सकते हैं, लेकिन इंतजार कीजिए, आने वाला 1.5 साल जो है कई रोमांचक मोड़ लेगा। अभी 3 नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, उन्हीं को मैं, मुझे लगता है, सत्ता का सेमीफाइनल मानूंगा। ये तो पीठ थपथपाने के लिए, अपनी मोड़ लगाने के लिए है कि हम आगे हैं, हमारी बल्ले बल्ले है। नवनीत जी, फिर से आऊंगा आपके पास। क्या वर्जन रखते हैं आप ये इम्पैक्ट के लिए? पंकज भाई ने तो कहा कि भाई अभी ये सेमीफाइनल आना है, लेकिन आपने भी कहा, और कहीं ना कहीं ये बात बहुत है, धर्मशाला का नगर निगम बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ये चुनाव कहीं और का है। क्या लगता है आपको, इसका कुछ इम्पैक्ट विधानसभा चुनावों में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, इम्पैक्ट पे तो अभी बात करना, इट शुड बी टू अर्ली कि अभी हम इस एंगल पे बात करें कि इम्पैक्ट होगा कि नहीं। एक चीज़ है कि अगर मैं इंडिया गेट की या राजधानी की 20 किलो की चावल की बोरी अगर खरीदूंगा, तो मैं थोड़े से चावल निकाल के पहले देखूंगा। तो अब मुझे नहीं पता कि वो, क्योंकि सैम्पलिंग का तो यही तरीका है, और उस तरीके से अगर देखा जाए तो ठीक है, वहां से अगर कुछ पता चले, जितना पता चले उसको भी लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। ये भारतीय कानून की तरह है कि उसको वकील अपने ढंग से इंटरप्रेट करेगा, जज साहब अपने ढंग से इंटरप्रेट करेंगे, और जो पुरानी उर्दू वाली लैंग्वेज है उसको सुन के जो पागल होगा वो आम आदमी होगा जिस व्यक्ति का केस है। तो ये कुछ कुछ वैसी स्थिति है। मैं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पे बात करने की अभी स्थिति में खुद को नहीं पाता, बिकॉज इट शेल बी टू अर्ली। और उसके आसपास जो कुछ चुनाव होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डीप रूटेड एक फीलिंग तो है कि ठीक है, कुछ ना कुछ तो रुझान पता चलते ही हैं, कुछ ना कुछ तो रुझान पता चलते ही हैं। हालांकि इसमें पार्टी से ज्यादा, मैं फिर आऊंगा, वो स्थानीयता का जो तत्व है वो अधिक होता है। इसलिए उसको पार्टी की परफॉर्मेंस मान लेना, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, वो थोड़ा सा एक प्री मैच्योरिश लगता है जी। तो इसके साथ ही हम इस परिचर्चा को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, और एक तरह से हम इसको समाप्त करेंगे। पंकज जी का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने व्यस्तमय समय निकाला, और नवनीत जी का तो हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि एक बहुत बिजी शेड्यूल इस समय इनका रहता है। तो इस परिचर्चा को हम लोगों के बीच में लेकर जाते हैं, और फिर जब भी ये चुनाव के नतीजे आएंगे, तब हम एक परिचर्चा और करेंगे कि क्या लगता है, लोगों का रुझान क्या था, और अब डेवलपमेंट के मुद्दे क्या होंगे। ठीक।
ठीक पंकज जी, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। प्रणाम नवनीत जी, प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।